किसी शहर में चोरों का आतंक बहुत बढ़ गया था। इसलिए पुलिस ने पूरे शहर के अंदर नाकाबंदी लगा दी और शहर के सारे चोरों को पकड़ने के लिए उन्होंने एक तरकीब बनाई। लेकिन शहर में एक गैंग ऐसी थी जिनका मालिक चंगेज खान नाम का एक बदमाश था। चंगेज खान बहुत ही शातिर बदमाश था। वो कैसे भी करके अपने 2 चेलों के साथ पुलिस की नजरों से बचकर छुप जाता और उस शहर से भागने की तरकीब सोचता है। ऐसा मैं क्या करूं जिससे हम सलामत रहें? चंगेज खान बहुत देर तक सोचता है कि तभी उसे सामने लगे पेड़ के नीचे एक छोटी सी मजार दिखाई देती है। अब मैं समझ गया कि मुझे अब क्या करना है। सलीम और आसिफ, चलो मेरे साथ, मुझे एक तरकीब सूझी है। मालिक, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? देखिए पुलिस हम लोगों को कैसे ढूंढ रही है। कितनी मुश्किल से हमें ये जगह मिली है। अरे जाहिल इंसानों, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मालिक, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? और अब तो हम ये चोरी डकैती भी नहीं कर सकते। अरे मूर्खों, हमें ये चोरी डकैती अब नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि लोग खुद से हमें अपना धन देकर जाएंगे। आखिर आपके दिमाग में ऐसी कौन सी तरकीब चल रही है जिससे लोग खुद से हमें अपना धन देकर जाएंगे? अरे मूर्खों, तुम दोनों इधर आओ और देखो जो मैं देख रहा हूँ। इससे हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। सलीम और आसिफ चंगेज खान के पास जाते हैं। वो देखो। मालिक, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे आसिफ, तुझे दिखाई दे रहा है क्या? ये मालिक क्या बोल रहे हैं? हाँ मालिक, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो बस वो चाट की दुकान दिखाई दे रही है। आए, चाट देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। अरे हाँ यार, मुझे भी बस वो चाट की दुकान दिखाई दे रही है। अरे उल्लू के पट्टों, तुमको वो पेड़ के नीचे बनी मजार दिखाई नहीं दे रही? आंखें खोल कर देखो। तुम दोनों को तो बस खाने की चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन मालिक, उस मजार का हम करेंगे क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे मूर्खों, कभी तो अपने दिमाग का ढक्कन खोल लिया करो। यह सब कुछ मैं ही तुम्हें बताऊं। चलो मेरे साथ, दोनों को सही से बताता हूँ। फकीरों वाले कपड़े पहनकर वो तीनों शहर से बाहर एक गांव की तरफ जाते हैं। मालिक, हम इतनी देर से चल रहे हैं, हम ये ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हैं? हाँ मालिक, हम आखिर कहाँ जा रहे हैं? मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे अब बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा है। ठीक है, हम थोड़ी देर यहीं पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वो तीनों के तीनों पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे होते हैं कि तभी चंगेज खान की नजर थोड़ी दूरी पर रखे एक बड़े से पत्थर पर जाती है। अरे अरे, ये इतना बड़ा पत्थर। इसी की ही तलाश में तो हम घूम रहे थे। आखिर ये मुझे मिली क्या? सलीम और आसिफ, देखो इधर आओ। क्या हुआ मालिक? अरे ये देखो कितना बड़ा पत्थर है जिसको मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था। वो आखिर मुझे मिल ही गया। मालिक, इतने बड़े पत्थर का हम आखिर करेंगे क्या? हाँ मालिक, सलीम सही कह रहा है। आखिर हम इतने बड़े पत्थर का करेंगे क्या? अरे मूर्खों, ये जो इतना बड़ा पत्थर है उसी को हम मजार बनाएंगे। फिर तीनों जाकर उस पत्थर के ऊपर एक हरा कपड़ा रख देते हैं और वहाँ पर अगरबत्ती जलाकर उस पत्थर को मजार बना देते हैं। मालिक, हम इस पत्थर को दरगाह तो बना रहे हैं, लेकिन इससे लोग हमें अपना धन कैसे देकर जाएंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं। अरे मूर्खों, तुम्हें नहीं पता कि लोगों के अंदर कितना अंधविश्वास है कि वो लोग इस पत्थर को भी मजार समझ लेंगे और जिसका फायदा हम लोग उठाएंगे। अच्छा मालिक, अब मैं समझ गया कि आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है। सलीम सुनो, तुम गांव में जाकर गांव के लोगों का दिल जीतो और उस गांव में और गांव के लोगों के घरों में क्या परेशानी है उसका पता लगाओ। लेकिन मालिक, मैं आखिर गांव के लोगों की परेशानी पता कैसे लगाऊंगा? तुम वहां पर जाकर एक चाय की दुकान खोलो और जो भी लोग चाय पीने आएंगे तुम उनकी बातों पर नजर रखो। लेकिन तुम्हें गांव के सभी लोगों पर ऐसी नजर रखनी होगी जिससे कि तुम्हें सबकी परेशानियों का पता लग सके और फिर तुम वो सब मुझे आकर बता सको। तभी सभी लोगों को मुझ पर विश्वास होगा। ठीक है मालिक, मैं अभी गांव में चला जाता हूँ और अपना काम शुरू कर देता हूँ। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना कि किसी को तुम पर शक ना हो, नहीं तो हमारा भांडा फूट जाएगा। चंगेज खान और आसिफ वही उनकी बनाई हुई धोखेबाज मजार पर बैठ जाते हैं और सलीम गांव में चला जाता है। सलीम जब गांव में जाता है तभी गांव का एक आदमी उसे देखकर बोलता है, अरे ये कौन है जो सीधा हमारे गांव में घुस आ रहा है? इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसका तो पता लगाना पड़ेगा।
अरे भाई, तुम इस गांव के नहीं दिखते हो, किसके घर आए हो? कौन रहता है तुम्हारा इस गांव में? नहीं नहीं जनाब, मैं इस गांव में नया आया हूँ, मैं गांव में किसी को जानता नहीं। मैं तो बस गांव के बाहर से गुजर रहा था कि वहीं गांव के रास्ते पर मुझे एक मजार दिखाई दी। अरे मजार, वो भी इस गांव के रास्ते पर? अरे भाई, तुम्हें कोई गलती हुई होगी, क्योंकि इस गांव के रास्ते पर तो क्या इस पूरे गांव में भी कोई भी मजार नहीं है। नहीं नहीं जनाब, मैंने खुद अपनी आंखों से वो मजार देखी है, और वहाँ के फकीर बाबा ने मुझे बताया कि इस गांव में जाकर अगर मैं अपनी चाय का धंधा खोलूंगा तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। उन्हें मेरी हर एक छोटी से छोटी बात पता है। फकीर बाबा, वो भी इस गांव के बाहर? मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा कि वहां पर कोई मजार भी बनी हुई है। हाँ जनाब, मैं तो इस गांव में नया आया हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता। इस गांव के रास्ते पर एक मजार है, वहाँ जो फकीर बाबा है बहुत ही अंतर्यामी है और मुझे उन पर बहुत विश्वास हो गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस गांव में चाय की दुकान खोलकर अपना काम धंधा शुरू करूँ। मैं तो यहाँ पर कब से रह रहा हूँ, मुझे तो आज तक कोई मजार और वो फकीर बाबा कहीं नजर नहीं आए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी जाकर सरपंच जी से बात करता हूँ कि आखिर वो फकीर बाबा आया कहाँ से। ठीक है भाई, मैं तुमको सरपंच जी के पास लेकर चलता हूँ, उनसे पूछकर तुम यहाँ गांव में अपनी चाय की दुकान खोल लेना। कुशल सलीम को लेकर सरपंच के पास जाता है। और सरपंच को सारी बात बता देता है। अच्छा, तुम यहाँ पर अपनी चाय की दुकान खोलना चाहते हो? ठीक है, तुम यहाँ अपना काम धंधा खोल सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इस गांव के लोगों के साथ कोई बेईमानी मत करना। नहीं नहीं जनाब, मैं यहाँ गांव में किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करूंगा। मैं तो बस यहाँ पर एक चाय की दुकान खोलकर अपना काम धंधा शुरू करना चाहता हूँ बस। ठीक है, तुम कल से ही अपना काम शुरू कर लेना। ठीक है जनाब, मैं कल ही चाय की दुकान खोल लूंगा। सलीम वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद कुशल सरपंच को उस फकीर बाबा के बारे में बताता है। ये कौन फकीर बाबा है जिनको आज तक हम लोगों ने नहीं देखा, और वो भी गांव के रास्ते में? वहां तो आज तक कभी कोई मजार नहीं थी। सरपंच और कुशल के मन में फकीर बाबा की बात खटकती रही। अगले दिन सलीम गांव में चाय की दुकान खोल लेता है। अरे भाई, तुम गांव में नए लगते हो। जी जनाब, मैं इस गांव में नया हूँ। अच्छा, जरा एक कप चाय तो पिलाना। जी जनाब, अभी देता हूँ। सलीम की चाय की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। गांव के सभी लोग उसकी दुकान पर चाय पीने आने लगे। धीरे धीरे करके उसकी चाय की दुकान पर लोगों की बहुत भीड़ होने लगी। अरे सुमन, ये लड़का जैसी चाय बनाता है ऐसी चाय मैंने आज तक नहीं पी। इसकी चाय का स्वाद तो बिल्कुल ही अलग है। जी, आप सही कह रहे हैं, मैंने भी आज तक ऐसी चाय कभी नहीं पी। इसका स्वाद तो बिल्कुल अलग है। चाय की दुकान पर ऐसे ही लोगों की भीड़ बढ़ने लग जाती है और लोग वहां बैठकर अपने घर की परेशानियों की बातें भी करते हैं। अरे चमन भाई, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। तेरी भाभी को तो पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे हाँ जगन भाई, वैसे कुछ पता चला कि भाभी को क्या हुआ है? नहीं यार, कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने गांव के सारे डॉक्टरों को दिखा लिया है, लेकिन उसकी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं मिल रहा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। मैं तो कहता हूं कि तुम एक बार किसी बाबा या फकीर को दिखा लो, क्या पता उन्हें कुछ और ही दिक्कत हो। अरे चमन भाई, यहाँ आसपास के गाँव में साधु बाबा या फकीर नहीं है जिससे कि मैं उसकी बीमारी का इलाज करवा सकूं। उन दोनों की ये सारी बातें सलीम सुन रहा होता है और आकर जगन से बोलता है। अरे जनाब, आप मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ है? मैं अभी आपकी बातें सुन रहा था कि आपकी बीवी को कोई बीमारी है और किसी साधु या फकीर के बारे में आप बात कर रहे थे। हाँ भाई, मेरी बीवी इतने सालों से बीमार है, पता नहीं उसे कौन सी बीमारी लगी है। इतने डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, लेकिन कुछ फर्क दिखाई ही नहीं दे रहा है। मैंने सुना था कि तुमने ये दुकान किसी फकीर बाबा के कहने से खोली है। कौन है वो फकीर बाबा और कहाँ रहते हैं? क्या तुम हमें उनका पता बता सकते हो? चलो, आज इतने दिनों बाद कोई मुर्गा फंसा है आखिर।
अभी जाकर ये सारी बातें मैं मालिक को बता देता हूँ, जिससे कि वो सतर्क रहे। अरे अरे भाई, तुम कौन से ख्यालों में खो गए? अरे नहीं साहब, मैं बस ऐसे ही, चाहे कितना भी पैसा लग जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी मीना जल्दी से ठीक हो जाए, जिससे कि मैं उसके साथ पहले की तरह खुश रहूं। अरे जनाब, वो बाबा बहुत अच्छे हैं, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। उनकी मजार बस गांव के रास्ते पर ही है। सलीम भागता हुआ चंगेज खान के पास जाता है। अरे मालिक कहाँ हैं आप? बाहर आइए, आज एक मुर्गा फंसा है, बस थोड़ी देर में वो आता ही होगा। अच्छा अच्छा, कौन है? तूने उसकी पूरी खैर खबर निकाल ली ना? हाँ मालिक, मुझे उसकी सारी परेशानी पता है। सलीम चंगेज खान को जगन के बारे में सब बता देता है। थोड़ी देर बाद जगन चमन के साथ मजार पर आता है। मालिक ये वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। जगन और चमन को आता देख सलीम मजार के पीछे जाकर छुप जाता है। फकीर बाबा, कृपया करके मेरी मदद कीजिए। अरे बेटा, तू परेशान मत हो, मैं तेरी सारी परेशानी खत्म कर दूंगा। बाबा, आपको नहीं पता कि ये बहुत परेशान है। बेटा, मुझसे कुछ नहीं छिपा, मुझे सब पता है, तू परेशान मत हो, तेरी बीवी जल्दी ठीक हो जाएगी। चंगेज खान की बात सुनकर जगन और चमन हैरान हो जाते हैं कि जगन की बीवी के बारे में फकीर बाबा को कैसे पता। बाबा, आपको मेरी परेशानी के बारे में कैसे पता? मैंने तो आपको अभी तक अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, फिर आपको कैसे पता कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है? बेटा, मुझे सब पता है, मुझे सबकी खबर रहती है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बीवी जल्दी ठीक हो जाएगी। चंगेज खान ने अपना झोला खोला और उसमें से एक पुड़िया निकाली। ये लो बेटा, ये पुड़िया, इसमें बबूत है, इसे तुम दोनों रात के खाने में मिला लेना और खाकर सो जाना, जल्द ही तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पर बाबा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो मैं ये बबूत क्यों खाऊं? ये तो मेरी बीवी के लिए है ना। बेटा, तेरी बीवी को कोई बीमारी नहीं है, बस तुम्हारे घर में कुछ बुरी नजर है, जिस वजह से तुम्हारा सारा पैसा ऐसे ही खराब हो रहा है और तुम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। अच्छा हाँ, तभी मैं सोचूं बाबा कि आखिर मेरी बीवी को ऐसी कौन सी बीमारी लगी है जो अभी तक ठीक होने का नाम नहीं ले रही। ठीक है बाबा, ये मैं रात के खाने में मिला लूंगा। चमन और जगन वहाँ से चले जाते हैं कि सलीम मजार के पीछे से निकलकर बाहर आता है। अब आएगा मजा, देखना रात को क्या होता है। सलीम वापस गांव में चला जाता है और जगन के घर पर नजर रखता है। जैसे ही जगन और उसकी बीवी बबूत को खाकर सोते हैं कि तभी वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जगन और उसकी बीवी के बेहोश होने का फायदा उठाकर चंगेज खान, सलीम और आसिफ तीनों चमन के घर में घुस जाते हैं। हो गया ना काम इन दोनों का, चलो अब जल्दी जल्दी हम भी अपना काम कर लेते हैं। मालिक, ये दोनों सच में सो गए होंगे ना? अरे सोए नहीं, बेहोश हो गए, हमें चोरी करने से अब कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर जल्दी जल्दी चंगेज खान और सलीम जल्दी से जगन के घर से सारा पैसा और ज्वेलरी निकालकर चोरी करके वहाँ से चले जाते हैं। आज तो मजा आ गया, आज बहुत दिनों बाद इतना सारा पैसा और सोना देखकर मन को बहुत शांति मिली है। अगले दिन जब जगन उठता है तो उसके घर में सब कुछ बिखरा होता है। उसकी अलमारी के गेट खुले होते हैं। हाय हाय, ये क्या हो गया? मेरी तो किस्मत ही फूट गई, अब मैं क्या करूंगा? हाय। जगन और उसकी बीवी दोनों जोर जोर से रोते हैं कि उनके रोने की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग आ जाते हैं। अरे अरे, क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? अरे कुशल भाई, मेरी तो किस्मत ही फूट गई, रात को मेरे घर में चोरी हो गई और चोरों ने कुछ नहीं छोड़ा। हाय, अब मैं क्या करूंगा? क्या चोरी? आज तक इस गांव में कभी किसी के यहाँ चोरी नहीं हुई, लेकिन आज पहली बार चोरी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वहाँ सरपंच भी आ जाता है। अरे जगन, क्या हुआ? तू ऐसे रो क्यों रहा है? सरपंच जी, जगन के घर में रात को चोरी हो गई है और चोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। चोरी? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे गांव में तो आज तक कभी किसी के यहाँ एक सुई तक चोरी नहीं हुई, और जगन तुम्हारी चोरी कैसे हो गई? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। सरपंच और कुशल जगन के घर से बाहर आ जाते हैं
कुशल, तुम पता लगाओ कि आखिर कौन है जो इस गांव में चोरी कर रहा है। ठीक है सरपंच जी, आप चिंता ना करें, मैं जल्द ही उस चोर का पता लगाता हूँ। कुशल उस चोर का पता लगाने में लग जाता है, लेकिन गांव में रोज किसी न किसी के घर में चोरी होती रहती है। सरपंच और गांव वाले बहुत परेशान रहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा चोर है जो हर रोज किसी न किसी के यहाँ चोरी कर रहा है। कुशल, तुमने पता लगाया? मैंने तुमसे उस चोर के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। सरपंच जी, उस चोर का तो पता नहीं लगा, लेकिन हाँ, जो कोई भी उस फकीर बाबा के यहाँ जाता है तो रात को ही उसके घर में चोरी हो जाती है। मुझे ये बात कुछ अटपटी लग रही है। मुझे लगता है कि हमें उस फकीर बाबा और सलीम पर निगरानी रखनी होगी। ठीक है कुशल, तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम वैसे करो, लेकिन जल्दी से उस चोर का पता लगाओ। एक दिन कुशल सलीम का पीछा करते हुए मजार पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि सलीम और वो फकीर बाबा मजार में बैठकर शराब पी रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। मालिक, आपकी ये तरकीब बहुत काम आई और किसी को पता भी नहीं चला कि ये उनके साथ कौन कर रहा है। आपकी वो नशीली पुड़िया तो काम आ गई। हाँ मालिक, मुझे तो लगता है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमने यहाँ पर रहकर बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि इन सबके पीछे हम हैं तो बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी। अरे तो चिंता मत कर, मुझे बस एक मोटा हाथ मारना है जिससे कि हमारी जिंदगी आराम से गुजर जाए। हमें और कोई काम धंधा भी नहीं करना पड़ेगा। उन सब की सारी बातें कुशल सुन रहा होता है। अच्छा, तो ये माजरा है? ये कोई फकीर बाबा नहीं, ये तो एक चोर है। मुझे कुछ न कुछ करके इन सब का पर्दाफाश करना होगा। मैं अभी जाकर सरपंच जी से बात करता हूँ। कुशल भागता हुआ सरपंच के घर जाता है। सरपंच जी, मैंने उसका पता लगा लिया है। वो चोर कोई और नहीं बल्कि फकीर बाबा और सलीम है। ये एक गुंडा है। इसे पकड़ने के लिए हमें कोई तरकीब लगानी होगी। कुशल, तुम सही कह रहे हो, मेरे पास एक तरकीब है। सरपंच कुशल को तरकीब बताता है। ठीक है, अब हम ऐसे ही करेंगे। अगले दिन सरपंच और कुशल मजार पर जाते हैं। सरपंच को आता देख चंगेज खान डर जाता है। ये यहाँ कैसे? और मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं इसकी परेशानी के बारे में क्या बताऊंगा? ये सलीम कहाँ मर गया है? आजकल इसका काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। बाबा, आप तो सब जानते हैं मैं बहुत परेशान हूँ। अब मैं आपको क्या बताऊं? बेटा, तू परेशान मत हो, मुझे तेरी सारी परेशानी पता है। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। चंगेज खान अपने झोले में से एक पुड़िया निकालता है और सरपंच को दे देता है। ये रात के खाने में मिलाकर तू पूरा परिवार खाकर सो जाना। जल्दी तेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। हाँ, परेशानी तो खत्म होगी जरूर। अब देख तेरे साथ क्या होता है। फकीर बाबा नहीं, चोर बाबा। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ से तुम इस सरपंच पर नजर रखो। जैसे नशीली दवाई खाकर बेहोश हो जाए तो तभी हम इसके घर में अपना हाथ साफ कर लेंगे। मालिक, ये तो सरपंच है। इसके घर में चोरी करना तो मतलब बहुत ही मुश्किल है। तो चिंता मत कर, बस मुझे अभी ये मौका मिला है कि हम एक बारी मोटा हाथ मारकर यहाँ से भाग जाएंगे और फिर कभी दोबारा इस गांव में नहीं आएंगे। रात को जैसे ही सरपंच और उसके घर वाले खाना खाकर सोते हैं, वैसे ही चंगेज खान, सलीम और आसिफ तीनों सरपंच के घर में चोरी करने घुस जाते हैं। अरे सलीम, जल्दी जल्दी सारी चीजें बोरी में भर और फिर हम यहाँ से भाग चलते हैं। जैसे ही वो कहता है वैसे ही घर की लाइट ऑन हो जाती है। लाइट ऑन होते ही चंगेज खान, सलीम और आसिफ तीनों ही डर जाते हैं। अरे मालिक, ये लाइट कैसे जल गई? और देखते हैं कि वहाँ पर सभी गांव वाले खड़े हैं। वो तीनों बहुत डर जाते हैं। बेटा, लाइट जली नहीं, हमने जलाई है। तूने क्या सोचा कि तू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? तू यहाँ बैठकर चोरी करता रहेगा और हम में से किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तेरे से मैंने पहले ही कहा था कि इस गांव में किसी को कभी धोखा मत दियो, नहीं तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। जनाब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस इनके बहकावे में आ गया था। मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं तो बस थोड़े से पैसे कमाने के लालच में इनके साथ चोरी करने लग गया था। जनाब, मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो तुम लोगों को कभी नहीं मिलेगी। अरे गांव वालों, देख क्या रहे हो? मारो इन तीनों को पकड़कर। इन्होंने हमारे गांव को धोखा दिया है। इन लोगों ने हम सबके साथ गद्दारी की है। मारो इन तीनों को पकड़कर।
गांव वाले गुस्से में चंगेज खान, सलीम और आसिफ को मारते हैं कि तभी पुलिस आ जाती है। अरे तीनों यहाँ पर छिपे हैं क्या? इनको तो पूरे शहर की पुलिस ढूंढ रही है। सरपंच जी, ये बहुत ही बड़ा गुंडा है, ये यहाँ पर आकर छिपा हुआ है, पकड़ लो इन तीनों को। थानेदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी रात में आने के लिए। अरे सरपंच जी, शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए कि आपकी वजह से इतना बड़ा गुंडा आज पकड़ा गया। पुलिस चंगेज खान, सलीम और आसिफ को पकड़कर जेल में बंद कर देती है और वो तीनों वहीं जेल में बैठे बैठे रोते हैं। मालिक, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अब बस बहुत हो गया, लेकिन आपको ही था कि बड़ा हाथ मारना है, बड़ा हाथ मारना है। देखो अब हो गया ना हम जेल में बंद। हाय, ये क्या हो गया? मेरी थोड़ी सी लालच ने हम लोगों को जेल में बंद कर दिया है। कोई बाहर निकालो हमें।